अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ना घरों के वाले से जो भी ग्रे स्ट्रक्चर तक जो भी छोटी मोटी चीज़ें उसमें लगती हैं, जो DDC लगती है, जो नियों में बुनियादों में जो भी चीज़ें लगती हैं ग्रे स्ट्रक्चर तक, आज ना लियाज भाई हैं हमारे बहुत अच्छे ठेकेदार, उनसे आज आपको ना बुलवाऊँगा, सारी डिटेल उससे लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो आएगी चीज़ें वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलते हैं जी लियाज भाई करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आपको पता है मैं बिजनेस के हवाले से कोई ना कोई आपको चीज अपडेट करता रहता हूँ। आज मैं स्पेशली इलियास भाई जो कि बहुत ही बड़े इधर के ठेकेदार हैं, जो घर बना के इधर सेल परचेज करते हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाने लगा हूँ। तो सबसे पहले इनसे मैं पूछूंगा 3 मरले की घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। क्या हाल है इलियास भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब सबसे पहले आप हमें बताएं 3 मरले का घर जो स्टार्ट करना है उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए? बासत भाई, ऐसे है कि जो हम डिगिंग करवाते हैं जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो मट्टी है वो नेचुरल है या रिफिल है। अगर तो नेचुरल हो तो फिर हम उसकी डेप्थ 2 फीट के जो है ना वो हम डेप्थ करते हैं उसकी, और 2 फुट ही उसकी विड्थ करते हैं। अच्छा। तो उसके बाद हम उसके अगर नेचुरल ना हो तो नेचुरल ना हो तो नेचुरल के ऊपर जाना पड़ता है हमें, वो या कितने हमें फीट पे जाना पड़ता है जी? वो हमें देखना पड़ता है कि इसके रीफिल कितनी है। अगर तो रीफिल कम हो तो फिर हम उसके ऊपर जो है ना वो उसके नेचुरल मट्टी पे जाते हैं, बुनियाद रखते हैं। तो अगर वो ज्यादा रीफिल हो, डेप्थ उसकी ज्यादा हो, तो फिर हम प्लिंथ बीम की तरफ जाते हैं। सीमेंट और बजरी का क्या रेशो होता है जी? इसमें जो ब्रिक ब्लास्ट हम डालते हैं, जिसको हम आम अल्फाज में रोड़ी भी कहते हैं, रोड़ी वगैरह जो डालते हैं उसमें जो है 1-2-4 की रेशो डाल के मिक्सिंग मशीन से मिक्स करके तो उसमें डालते हैं हम। उसकी लेयर 6 थिकनेस होती है, 6 इंच की थिकनेस। बिल्कुल। और उसके ऊपर जो कंपैक्शन करते हैं हम, जो कंपैक्टर चलता है वो प्लेट वाला कंपैक्टर चलता है, 1.5 फुट 2 फुट वाला, तो उससे कंपैक्शन हो जाती है। तो ईंटें कौन सी यूज होती है? दोम ईंट चल जाती है देखिए या अवली ईंट? जी बासत भाई, कि ईंट तो चल जाती है, लेकिन बेहतर यह बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग की लाइफ के लिए बेहतर ये होता है कि आप अव्वल ईंट यूज करें, अव्वल, क्योंकि उसके ऊपर लोड आना होता है पूरी बिल्डिंग का। तो अव्वल ईंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इसकी कितने इयर्स की स्ट्रेंथ होती है अव्वल ईंट? देखिए लाइफ टाइम हम कहते हैं, लाइफ टाइम 25 ईयर जो है ना वो लाइफ टाइम। और ये दोम की तो दोम भी इतनी जल्दी नहीं जाती। जो आम घर बनते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर रात बनाते हैं, जो सेल आउट के लिए बनाते हैं जी, तो उसमें बी कैटेगरी आ जाती है कंस्ट्रक्शन की। तो घर वो भी जाता नहीं है अगर उसको 2 मिनट को कवर्ड कर लिया जाए, प्लस्तर से इन और आउटसाइड से प्लस्तर कर लिया जाए। प्लस्तर और ये सीमेंट ज्यादा लगेगा दोम पे? दोम पे सारी बात ज्यादा लगेगा। क्या रेशो होगी अगर आप अव्वल और दोम पे? ज्यादा किस हिसाब से लगेगा? देखें, कॉस्ट का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अव्वल ईंट की जब चुनाई करते हैं तो उसके ऊपर फर्दर हम जो है वो प्लस्तर करने के टाइम पे उसके ऊपर जो हम सीमेंट लगाते हैं ना, सीमेंट के अंदर पानी जब मिक्स किया जाता है तो आम अल्फाज में उसको नीरू बोला जाता है। नीरू, वो सीमेंट हम दीवार के ऊपर अप्लाई करते हैं 2 मिनट के ऊपर, फिर उसके ऊपर प्लस्तर करते हैं। अब सीमेंट की और 2 मिनटों की कॉस्ट निकालें तो अव्वल ईंट के बराबर चली जाती है। तो फिर बेहतर है कि अव्वल ईंट ही यूज की जाए। ठीक है, ये हो गया जी नियों तक हम आ गए। जी, बुनियादों तक हम आ गए। इसके बाद हमने जाना है डीबीसी में। जी जी बिल्कुल। डीबीसी का क्या इशू है और लोग इसे ज्यादातर क्यों नहीं लगा रहे? ये क्यों इशू आ रहा है? बासत भाई, ये आपने जो क्वेश्चन किया ये बहुत टेक्निकल है, क्योंकि अक्सर घरों में आपने सिल देखी होगी कि 2-2 फुट के हाइट के ऊपर सिल आ जाती है, दीवारें खराब हो जाती हैं, पेंट वहां पे नहीं ठहरता। उसमें कुछ ठेकेदार के जो है ना, जो खुद की जो है ना मिस्टेक्स होती हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं इस चीज के जो केयर नहीं करते। जो डीपीसी डाला जाता है 1-2-4 की रेशो से डाला जाता है। 1-2-4 की रेशो हम उसको कहते हैं कि एक सीमेंट का वो दाबड़ा या कढ़ाई जो एक कढ़ाई सीमेंट की, और दो जो है ना उसकी रेत की, और 4 बजरी की, 1-2-4 की रेशो। और ब्रिक बजरी इसमें डीपीसी में यूज की जाए या चिप्स इसमें यूज की जाए तो वो जो है ना डैम्प प्रूफिंग जो है ना, वो असल में इसका पर्पज ये होता है कि नीचे वाले जो बुनियाद में जो ईंट लगी हुई है वो नमी के अंदर है, क्योंकि जमीन में नमी होती है। तो नमी ट्रेवल करके जब ऊपर आती है तो डैम्प जो है ना उसको ऊपर नहीं आने देता, ट्रेवल नहीं करने देता। ठीक है, वो रोक लेता है। अब इसमें जब हम प्लस्तर करते हैं, फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर हजरात जो है वो उसको प्लस्तर करके नीचे वाली बुनियाद और ऊपर वाली जो चुनाई होती है उसको आपस में मिक्स अप कर देते हैं। अच्छा। और जो डीपीसी का जो पर्पज होता है वो खत्म हो जाता है।
ठीक ठीक है, ये आप कहना चाह रहे हैं लाजमी, ये लाजमी बिल्डिंग में ये लाजमी होना चाहिए। और ये जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हाँ हूँ जी। कि इसको जो है ना आपस में वो कट ऑफ होना चाहिए। ठीक ऊपर है। वाले प्लस्तर और नीचे वाले प्लस्तर को डीपीसी हमें नजर आना चाहिए, ये कट ऑफ होना चाहिए। ताकि वो सिर वो ना ऊपर जाए। वो सिल ऊपर ट्रेवल नहीं करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में सिल कभी नहीं आ सकती। ठीक है लियास भाई, है जी हमारा डीबीसी तक और हम इसके बाद चलते हैं जी जो से वॉल्स हैं उसकी तरफ चलते हैं और उसके साथ साथ लेंटर की डिटेल लेंगे। लियास भाई इस चीज से बहुत महारत रखते हैं। सबसे पहले हम जी लियास भाई हम आ गए डीबीसी तक, अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, कितनी देर का प्रोसेस है? ये देखें बासुत भाई, ऐसे है कि जब डीपीसी हम डाल लेते हैं उसके ऊपर नेक्स्ट जो है ना हमारे जो है ना वो आती है मेजरमेंट से हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं चुनाई वगैरह से। जी। अब साइडों की जो है वो वॉल्स जो हमारी होती हैं वो लोड बेरिंग वॉल्स होती हैं। लोड बेरिंग और दरमियान में जो उसे क्या कहते हैं? बाउंड्री वॉल कहते हैं, बाउंड्री वॉल फ्रंट पे और बैक पे। जी। और दरमियान में जो पार्टीशन वॉल जो हम करते हैं वो 4 इंच की भी कर सकते हैं हम। हमने देखना होता है कि इसको पूरे लेंटर को लोड डिवाइड करना होता है, क्योंकि ये 3 मरला 2.5 मरला 5 मरला में इनमें जगह का लैंड कम होती है। तो हम देखते हैं कि यार इसमें जो पार्टीशन वॉल है वो 4-4.5 इंच की दीवार कर लें हम, और लोड बेरिंग जो है 9 इंच की वॉल कर लें, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा अंदर पार्टीशन वॉल आप वो दरमियान वाली वॉल कह रहे हैं, जिसमें भी डिवाइड हम उस एरिया को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में पार्टीशन वॉल, divide। 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में जो भी डिवाइड करते हैं उसको पार्टीशन वॉल कहते हैं। ठीक है ये था। अब उसके बाद हम चले जाते हैं, लेंटर आ गया जी जी। ग्राउंड फ्लोर का लेंटर, उस पे अपना क्या हिसाब किताब होगा, उसमें सरिया कितना लगेगा और उसके अंदर कितने बाई कितने की मतलब कि रेत बिजली सीमेंट ये सब चीजें होंगी, ये आप जरा हमें गाइड कर दें। जी बसुल भाई, जब हम चुनाई कंप्लीट करते हैं क्योंकि इससे पहले एक मरहला और आता है चुकाठों का। चुकाठे हम आम जो ठेकेदार यूज करते हैं वो 18 गेज की यूज करते हैं। जो अपना घर अपने रहाइश के लिए घर बनाते हैं वो 14 गेज की भी यूज करते हैं और 16 गेज की भी यूज करते हैं। ठीक। आम जो रूटीन में जो गेज हमें यूज होती है वो 16 गेज होती है। तो 16 आम में मतलब जो आप कह रहे हैं आम वो हर जगह यूज हो, वो हर जगह यूज हो सकती है। वो बता दें जरा हाँ जी। व्यूअर्स को, वो कितने बाई कितने? एक जो है ना पॉलिश चादर होती है और एक होती है जिस्ती चादर। जिस्ती चादर जो है ना वो उसको जंग नहीं लगता, तो आप 16 गेज की वो यूज कर लेंगे तो वो बेहतरीन है। 16 गेज की जो चुकाट है। तो फर्दर मैं आपको डिटेल भी बताते हैं वो उसकी चुकाट की कैसे कैसे आपने बनवानी है जी। तो इसके लिए हम अलहदा से आपको बता देंगे डिटेल। अभी हम आपको बताते हैं कि जब चुनाई हमारी कंप्लीट हो जाती है, लेंटर की तैयारी हो जाती है, तो फिर हम शटरिंग की तैयारी करते हैं। शटरिंग में 2 चीजें होती हैं। अगर तो हम फॉल सीलिंग करवा रहे हैं तो फिर हम नीचे से उसको प्लास्टर नहीं करवाते, उसमें प्लास्टिक शीट पॉलिथीन जिसको हम बोलते हैं वो शीट डाल के तो उसके ऊपर जो है हम लेंटर डलवा देते हैं। ठीक है। ये उसमें ये फायदा हमें हो जाता है कि जो उसके पानी की जो रेशो होती है, जो सीमेंट होता है वो नीचे नहीं बहता, उसकी स्ट्रेंथ जो है ना बरकरार है। ठीक है। अगर आप फॉल सीलिंग नहीं करवाना चाहते तो फिर हम उसके नीचे से प्लास्टर करवाते हैं। ठीक है। और वो कॉस्ट सेम ही होती है। अगर फॉल सीलिंग करवा लें उसमें डिजाइनिंग आपको मिल जाती है, अगर आप प्लास्टर करवाएं तो सेम जो है ना वो दीवार जो है ना वो नीचे से छत वो प्लास्टर हो जाती है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं लेंटर की तरफ। ये डिटेल दी है आपको हमने नीचे डिगिंग से लेके आपको लेंटर तक। जी जी। तो इसके बाद हम लिहाज भाई लेंटर आप हमें जरा लेंटर में अब लेंटर में कितने आरसीसी का लेंटर हो क्या और हिसाब किताब ये जरा हमें देखें जी। हम तो रिकमेंड करते हैं मुगल स्टील को, चाहे आप 60 ग्रेड लगा लें या सुप्रीम लगा लें, उनका अच्छा स्टील है उनका। तो वो आम रूटीन में जो हम यूज करते हैं वो 8 बाई 8 का एक बॉक्स बनाते हैं ऊपर ना, आधी इंच का जो है ना बॉटम और आधी इंच की टॉप, वो 8 इंच का बॉक्स बनता है उसके। और जहां पे हम बीम्स की जरूरत पड़ती है फ्रंट के शेड के ऊपर या स्टेज के साथ, तो वहां पे हम जो है ना 3 मरले के लेंटर में कितना सरिया कम से कम लगना चाहिए जी? 3 मरले के जो है ना वो घर पे कम से कम जो है ना एक फ्लोर के लेंटर पे एक फ्लोर के लेंटर पे कितना सरिया लगता है? वो तकरीबन हमारा यूज हो जाता है 600 किलो 700 किलो 6 से 700 किलो केजी जो है ना वो यूज हो जाता है। इससे कम नहीं करना चाहिए, इससे कम नहीं करना चाहिए क्योंकि स्ट्रेंथ है, लेंटर है, इससे ऊपर लोड भी आना होता है तो कम से कम इतना यूज होगा इसका। उसके अलावा बजीरी रेत और क्या हिसाब किताब होगा इसका? अब हम इसकी जो कॉस्ट निकालते हैं तो हम एवरेज निकालते हैं। अगर 6 इंच उसकी थिकनेस रखते हैं आरसीसी लेंटर की, तो 40 स्क्वायर फुट जो है ना 100 फुट में जो है ना हम कॉस्ट निकालते हैं कि 40 स्क्वायर फीट जो है ना क्यूबिक फुट वो लेंटर में बजरी डलेगी आपकी जो है 100 फुट में। ठीक है। जितने स्क्वायर फुट का आपका लेंटर होगा, ये हमारी वीडियो इन सिटी भी देखी जा रही है और आउट ऑफ सिटी भी देखी जा रही है, तो उसमें जो मरलों का फर्क होता है 225 स्क्वायर फीट का हमारा जो लाहौर के जो है मरले हैं और 272 स्क्वायर फुट जो है ना वो गाँव वगैरह के वो बड़े हैं। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें जितने आपके स्क्वायर फीट होंगे या जितने आपके
275 के 72 के साथ से जो मरलों का हिसाब है उसके फिर स्क्वायर फीट निकालें और उसकी एवरेज आपको निकल आएगी कंक्रीट की, ठीक कि वो है। आपकी जो है ना 40 फीट लगेगी कंक्रीट, एक 100 फीट में। और शटरिंग सरिया का जो क्या हिसाब किताब होगा? जी जो बिल्कुल मैं वो भी आपको बताता हूँ। जी। पहले मैं आपको उसकी बता दूं लेंटर के सीमेंट इसमें जो है ना 7 बैग डलते हैं 100 फुट में। 7 बैग बैग। आपको जो है ना वो सीमेंट बजरी के कितनी डलेगी? और 40 स्क्वायर फुट जो है ना वो बजरी डलेगी इसके और अंदर, रेत? ठीक है। और रेत जो है ना 25 स्क्वायर फुट उसमें रेत डलेगी। ठीक है जी, ये हो गया जी ऊपर स्क्वायर फुट का हिसाब था। ये जी हम आ गए लेंटर तक। इलियास भाई हमें जरा डिटेल में बताएं लेंटर में और क्या क्या जो बिजली के पाइप्स वगैरह डलने हैं उसके हवाले से आप क्या रिकमेंड करते हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो आपके जब शटरिंग कंप्लीट हो जाती है, सरिया बांधा जाता है, उसके बाद जो है ना आप इलेक्ट्रिशियन को हायर करते हैं जी। जो फैन बॉक्स वगैरह, लाइट बॉक्स वगैरह और जो पॉइंट देता है कि 4 हमारी दीवारें होती हैं रूम की, चारों दीवारों में जो है ना एक एक पॉइंट दे देते हैं। फर्दर हम नीचे जो है ना अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद पाइप डलने के बाद हमारे लेंटर की तैयारी हो जाती है। ठीक है। तो ये लेंटर जो है एक ही दिन में डलना चाहिए और कंटिन्यू डलना चाहिए, और फिर इसको इसमें रेस्ट नहीं करना चाहिए। कितने दिन पानी देकर रखना चाहिए? नेक्स्ट कब दोबारा इसके आगे शुरू करिए? देखें जी, जो सीमेंट कंपनीज हैं वो उसको 28 डेज जो है ना वो उसके स्ट्रेंथ टाइम बताते हैं। कम से कम 28। इससे स्ट्रेंथ टाइम बताते हैं कि ठीक। इसमें जो है ना कंप्लीटली जो है ना उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। ठीक तो है। रूटीन वर्क यही होता है कि 3-4 दिन पानी खड़ा करते हैं, क्योर करते हैं, उसके बाद जो है हम उसको वो पानी निकाल देते हैं और 10-12 दिन के बाद हम शटरिंग खुलवा देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो सर्दियों में कम से कम 15 दिन के बाद खुलनी चाहिए शटरिंग, और गर्मियों में 12 दिन के बाद भी हम लेंटर खोल दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ये था आज का हमारा ये लेंटर तक जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह आएगी वो आप हम बताएंगे। तो इलियास भाई बहुत अच्छे ठेकेदार हैं, इधर मरगजार और इकबाल के एरिया में घर बना के सेल भी परचेज भी करते हैं। जिस भाई ने भी अपना घर बनवाना हो तो इलियास भाई का नंबर मैं अपनी स्क्रीन पे दे देता हूँ, इलियास भाई से आप रब्ता भी कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो जी इलियास भाई आपके लिए हाजिर। ओके जी इलियास भाई। शुक्रिया।